इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे माई एल्डर ब्रदर बाय मुंशी प्रेमचंद। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की हर एक कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है और उनकी कहानियों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आप अपनी ज़िंदगी से, सच्चाई से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने एक स्टोरी लिखी थी बड़े भाई साहब, उसी का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है माई एल्डर ब्रदर, जो कि आपके चैप्टर 4 पे है। सो लेट्स स्टार्ट। बड़े भाई साहब दो कहानी की स्टोरी है। इसमें दो कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। एक तो बड़े भाई साहब होते हैं, जैसा आप टेबल पे देख सकते हैं। सो ये बड़े भाई साहब हैं, इनके ही छोटे बड़े बड़े भाई जो इनसे 5 साल छोटे होते हैं, मुन्ना। अब दोनों के बीच में है, दोनों की बात स्टार्ट हो जाती है जब वो पढ़ाई करते रहते हैं। सो इस तरह से जब वो एक टेबल पे पढ़ाई करते रहते हैं तो दोनों की बात शुरू हो जाती है। यहाँ बड़े भाई साहब जो हैं वो मुन्ना को देखते हुए कहते हैं कि मुन्ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मुन्ना बोलते हैं कि हाँ भैया, लेकिन आप तो मुझसे 5 साल उम्र में बड़े हो, लेकिन क्लास में अगर पढ़ाई की बात करें तो आप क्लास में सिर्फ 3 ही साल मुझसे बड़े हो। सो यहाँ पे मुन्ना ये कहना चाह रहे हैं कि इतना आप पढ़ाई करते हैं और इतनी सारी दिन भर आप पढ़ाई करने में बिज़ी होते हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास में फ़ेल हो गए क्यों? तो इसीलिए ही मुन्ना से वो 3 ईयर्स ही, 3 साल ही आगे हैं। यहाँ बड़े भाई साहब उनको कहते हैं, हाँ मैं तो सिर्फ 3 साल ही फेल हुआ हूँ, 1-2 साल ही रिपीट करता हूँ, लेकिन तुम अगर इतना खेलोगे तो तुम तो साल भर, पूरी ज़िंदगी भर एक ही क्लास पे रहोगे। इस तरह से टेबल पे बहुत हॉट टॉक रहती है। अब क्योंकि जो बड़े भाई साहब होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो भाई ही, बड़ा ही भाई रहते हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं वो मुन्ना पे हक जताना चाहते हैं। उनको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस, उनको लगता है कि अगर मुन्ना दिन भर खेलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी कम मार्क्स आए, और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो समझते हैं कि मुन्ना यहाँ पे अगर आया है तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अब मुन्ना उनको अपने खेल के बारे में बताता है। वहाँ पे बड़े भाई साहब कहते हैं कि खेलने कूदने से कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। इसी बीच मुन्ना एक मेले के बारे में भी बताता है जो कि गांव के पास में होता है। मुन्ना कहता है कि पास ही में एक मेले का आयोजन होने वाला है, क्यों ना हम वहाँ चलें। बड़े भाई साहब कहते हैं कि मेला, क्या तुम मेला करने के लिए? और इस तरह से उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं। उनको कहते हैं कि हमारे पापा का पैसा क्या तुम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुन के मुन्ना, क्योंकि वो स्मॉल बॉय रहता है, बहुत ही दुखी हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है उनकी डांट सुन के। तभी जो बड़े भाई साहब होते हैं वो इस तरह से उनका टाइम टेबल बना देते हैं। सुबह 6 बजे से लेके, इस टाइम टेबल में उनकी सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक वो केवल पढ़ाई ही करते रहते हैं, सारे सब्जेक्ट की, और यहाँ पे खेलने का कोई भी टाइम नहीं होता। मुन्ना यहाँ पे अपने बड़े भाई साहब से पूछते हैं कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन खेलने का इसमें कोई भी टाइम नहीं है। क्या हम बाहर खेल नहीं सकते? क्या हम ठंडी हवाओं को छू नहीं सकते? क्या हम उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते? क्या हम कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें नहीं खेल सकते? अगर ऐसा होगा भैया तो हम तो बहुत जल्दी ऐसा सब चीज़ भूल जाएंगे। मुन्ना की बात नहीं सुनते और उनको बोलते हैं कि नहीं, हमें पढ़ने वाला टाइम टेबल ही फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद कहानी का दूसरा सीन दिखाया जाता है जब फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हो गए और रिज़ल्ट्स आ गए हैं। सो यहाँ रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जब रिज़ल्ट डे होता है तो हम देखते हैं कि जो भैया होते हैं, जो बड़े भाई साहब होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। वो बोलते हैं, अलास, आई हैव फेल्ड अगेन, मैं फिर से फेल हो गया। अब मुन्ना उनको कहता है कि नहीं भैया, ओ गॉड भैया, लेकिन मैं तो पास हो गया और मैंने तो टॉप किया है। जो छोटा भाई रहता है उनका, जो कि पढ़ता भी था, खेलता भी था, वो अपने को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देते थे, वो उनको बताते हैं कि मैं तो खेलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। इसका मतलब कि अब सिर्फ आप 2 साल ही बड़े रहोगे मुझसे, 2 क्लास ही आगे रहोगे। भैया बोलते हैं उनके कि गुल्ली डंडा खेल में ऐसा होता है, किसी भी गेम में ऐसा होता है कि आप पास, इस पे लिए ज़्यादा आप घमंड ना करो, प्राउड ना करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बाई लक आपको कोई चांस मिल जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा ही जीतोगे। यहाँ पे भैया उनको बताना चाह रहे हैं कि एक बार हो सकता है तुमने पास कर लिया एग्ज़ाम को, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि तुम ही पास करो। अब इस तरह से इनकी कन्वर्सेशन बताई जाती है। लास्ट सीन पे यहाँ पे बताया जाता है कि भैया और जो मुन्ना है उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पे भैया उनको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसी तरह का आंसर एक्सपेक्ट किया था कि तुम सिर्फ खेलते रहोगे और बीमार पड़ जाओगे। मुन्ना यहाँ पे बोलता है, हाँ भैया, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन आपने भी सही कहा था। भैया भी यहाँ पे बोलते हैं, हाँ मुझे भी खेलना चाहिए और मुझे भी पतंग उड़ाना चाहिए, और मैं भी तुम्हारे साथ अब खेलूँगा। ये सुन के, बट यहाँ पे भैया एक और चीज़ बोलते हैं कि यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मुन्ना यहाँ बोलते हैं,
आई लव यू भैया, बोलते हैं कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सो इस पूरी कहानी में एक बड़े भाई साहब का जो कैरेक्टर है वो बताया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने छोटे भाई को बाल मन की पत्नी, देखिए जब कभी आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रखेंगे या उनको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के साथ साथ खेलना भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत प्रेशर आप बहुत ज़्यादा लिमिटेशन या प्रेशर हो जाए बाल मन पे तो कभी कभी उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है। सो इसीलिए ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ब्रदर सिस्टर का यहाँ पे बॉन्डिंग भी, दो ब्रदर्स का बॉन्डिंग भी बताया गया है कि किस तरह से जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई के लिए वरी होता है, उनको लगता है कि अपने छोटे भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो बाहर आए हैं तो और उसे कर सकते हैं, लेकिन इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं वो अपने छोटे भाई की जो हैप्पीनेस होती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम, बाहर को करिकुलम एक्टिविटी, जब कभी आप बाहर खेलते हैं तो जैसा आपको पता है कि बॉडी पे हमारे कई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव डोपामाइन रिलीज़ होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें गेम के साथ साथ गेम भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। दिस इज़ द होल अबाउट दिस स्टोरी। इफ़ you have any doubt you can write us on comment. Thank you for watching.